Assalamu alaikum. Good morning to everyone. I am Dr. मोहम्मद शाहिद इकबाल, MBBS MD मेडिसिन। मैं अलहुदा क्लिनिक में एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। आज एक यहाँ पर आस्थमा अवेयरनेस इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हर साल वर्ल्ड आस्थमा डे मनाया जाता है मई के पहले मंगल को। तो ये जो इस बार वर्ल्ड आस्थमा डे 6 मई 2025 को मनाया गया, और ये इसका मकसद ये होता है कि आस्थमा के बारे में लोगों को सही जानकारी पता चले और लोग इसके बारे में जानें। और लोग ही सिर्फ नहीं बल्कि डॉक्टर भी, फिजिशियन भी, है ना, जो पेरीफेरी में जो डॉक्टर रह रहे हैं उनको सही जानकारी पता चले और इसका सही इलाज क्या है उसके बारे में पता चले। ये इसलिए वर्ल्ड आस्थमा डे हर साल मनाया जाता है। अगर हम लोग बात करें आस्थमा के बारे में कि आखिर कितने लोग जो है आस्थमा है वर्ल्ड में, कितने लोगों को आस्थमा से मतलब कि अफेक्टेड हैं, तो 262 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 262 मिलियन पूरे वर्ल्ड में लोगों को अस्थमा है। और इंडिया की बात करें तो 35 मिलियन यानी कि 350 लाख लोगों को अस्थमा है। ये डेटा है। उसके बाद भी बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनको कि अस्थमा है उनको पता ही नहीं, है ना, या तो डॉक्टर पता नहीं कर पा रहे हैं, या मरीज जो है कि उसको समझ रहे हैं कि ये हल्का फुल्का ऐसे ही एलर्जी है ना, उसको छुपा रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के आज जो है कि थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश की जाएगी। उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसी बात अगर आए जो कि आप लोगों को अगर समझ में नहीं आए तो आप फिर बाद में जो है कि सवाल कर सकते हैं। हो सकता है कि आप लोग में से किसी को अस्थमा नहीं हो, लेकिन आपके परिवार में हो, आपके पड़ोस में हो, है ना, जानने वाले को हो। तो मकसद ये है कि आप लोग यहाँ पर सुने और फिर उसको बातों को दूसरों को बताएं। अगर सही बात बताते हैं तो सही बात बताना भी एक तरह का सवाब का काम होता है। ठीक है, तो एक आज जो हम कभी कभी ऐसा होता है कि सही इलाज नहीं होने की वजह से इमरजेंसी में जो है कि बहुत सारे पेशेंट आस्थमा के जो है पूरा दम परेशान होकर के आते हैं, पूरा हफनी बढ़ गया है ना, मालूम चला तो क्या तो वो कुछ डेरिफाइलिन या कुछ जो दवा दुकान से कुछ मिलता है ना, लोकल टैबलेट वगैरह, उसको लिए रहते हैं, बेटनीसोल वगैरह। ठीक है, कभी लेते हैं कभी छोड़ देते हैं। इन्हेलर अगर डॉक्टर साहब की तरफ से दिया भी गया था तो उसको सही से नहीं लेते हैं, उसको समझते हैं कि ये तो आयब की बात है या बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हम इन्हेलर यूज करें। तो ये सब की वजह से बहुत सारे लोग दवा छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद फिर पहुंचते हैं इमरजेंसी में और फिर उनको भर्ती करना पड़ता है। कभी कभी उस वजह से जान भी चली जाती है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। तो ये प्रैक्टिकल इशूज है ना। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आज इसी पर इंशाल्लाह डिस्कशन होगा, खास करके इन्हेलर थेरेपी पे। इन्हेलर जो हम लोग जो है कि है ना, ये इसको इन्हेलर कहते हैं। ठीक है, ये जो अस्थमा के लिए जो है कि पहला दवा यही है, लास्ट दवा नहीं है बल्कि पहला दवा है। ठीक है, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ये ज़रूरी है, इसके बारे में भी बात होगी। ठीक है इंशाल्लाह। तो अस्थमा आखिर है क्या, ब्रोंकियल अस्थमा जिसको कहते हैं या अस्थमा आम बोलचाल में कहते हैं, आखिर क्या है। तो एक तरह का ये जो है कह सकते हैं कि एक फेफड़े की ऐसी बीमारी है जिसमें कि जिसको अगर अस्थमा होता है तो उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, मतलब बहुत दिक्कत से वो सांस ले पाता है। ठीक है, इसमें जो सांस की जो नली है उसमें एक तरह का सूजन हो जाता है। सूजन होने से जो है रुकावट हो जाती है। ठीक है, और हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस यानी कि एक इंसान के अंदर के ये एक मतलब इस तरह का नेचर ने बनाया है कि अगर कुछ ऐसी चीज़ जाती है हमारे सांस में, धूल गर्द वगैरह, तो उसको वो निकालने का कोशिश करता है ना, वो खांसी से और सब चीज़ों से। ठीक है, लेकिन अगर वही रिस्पांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, जैसे एक हल्का फुल्का दिक्कत हुआ था, हल्का फुल्का खांसी हुआ और फिर जब वो चीज़ निकल गया तो खांसी कंट्रोल हो जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, धूल गर्द ये लगा और उसके बाद बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो गया, तो ये अस्थमा में होता है ना। बहुत ज़्यादा रिएक्शन होने से
फिर परेशानी हो जाती है। तो इसमें लक्षण क्या क्या है? तो लक्षण वही सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, खास करके सर्दियों के मौसम में जब, या फिर टेम्परेचर ठंड बढ़ गई, या फिर रात में, है ना, या फिर फजर के वक्त सुबह में, एकदम रात में, ठीक है, या फिर जो है कि है ना ठंडी के मौसम में, या फिर बहुत ज़्यादा काम कर लिए, है ना, तो ये सब कंडीशन में ये सांस की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। खांसी रह सकता है ना, लगातार खांसी रह सकता है, जल्दी ठीक नहीं होगा। कभी कभी जो है कि सांस में दिक्कत नहीं होती, सिर्फ खांसी रहता है ना, तो एक अलग तरह का अस्थमा होता है, ठीक है, तो वो भी एक अस्थमा का टाइप हो जाता है, उसमें भी ये परेशानी होती है। ये साई साई की सीटी की आवाज़ सुनाई दे सकती है ना, खास करके रात में। हाँ, तो वो उसकी वजह से भी ये अस्थमा का एक ये भी लक्षण होता है। तो ये सब जो है कि लक्षण इसके हैं। और एक चीज़ ये समझने की बात है और इसको एक्सेप्ट करने की बात है कि अस्थमा को एकदम सही नहीं किया जा सकता है, अस्थमा को कंट्रोल किया जा सकता है, अस्थमा को जड़ से ये नहीं किया जाता है ना, हटाया नहीं जा सकता है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है ना। तो इसके बारे में पता, बीमारी का जो है कि डायग्नोसिस पता कैसे करते हैं, तो उसके लिए देखिए ये मशीन है, स्पायरोमेट्री कहते हैं इसको, है ना। तो इसको सांस फूका जाता है उसमें, है ना, उसका अंदर का कितना कैपेसिटी है ना, फिर उसके बाद जो है कि एक तरह की दवा दी जाती है ना, जिसको ब्रोंकोडायलेटर कहते हैं, है ना। तो वो दवा देने के बाद, ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद फिर देखा जाता है कि सांस की कैपेसिटी में कितना जो है कि सुधार हुआ है। उसमें देखा जाता है कि हाँ 20% से ज़्यादा सुधार हुआ है, तो फिर उसको बोला जाता है कि हाँ ये अस्थमा के मरीज हैं, है ना। तो अगर हम बात करें कि आखिर जो अस्थमा का जो फिर बीमारी का पता चल गया तो उसका इलाज क्या है, तो उसका इलाज ये है कि अस्थमा का इलाज ये इन्हेलर ही है ना। और ये बहुत एक तरह का लोगों के अंदर एक बात पैदा हो गई है कि गलतफहमी पैदा हो गई है कि इन्हेलर तभी लिया जाए जब बीमारी बहुत बढ़ जाए, या फिर बीमारी जब बढ़ गया, अगर किसी को इन्हेलर दिया गया किसी डॉक्टर के थ्रू, तो वो सोचते हैं कि मेरा बीमारी बहुत ज़्यादा है, बहुत गंभीर स्थिति में है, या उसके परिवार का ये लोग सोचते हैं, ठीक है, और उसको इस तरीके से देखते हैं कि उसको शर्मिंदगी महसूस होती है। इन सब की वजह से जल्दी लोग इन्हेलर नहीं लेना चाहते हैं। इन्हेलर दिया जाता है तो बोलते हैं कि हमको डॉक्टर साहब हमको जो है कि दवा दे दीजिए, गोली दे दीजिए, इन्हेलर नहीं दीजिए, है ना। तो ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये इन्हेलर जो है ये पहला इलाज है, ये आखिरी इलाज नहीं है। हाँ, कि आखिरी में दिया जाए, नहीं, ये पहला इलाज है। मिसाल के तौर पर ये समझिए इसका क्या फ़ायदा है, और जब दवाई लेते हैं मुंह से जो है कि ओरल टैबलेट लेते हैं, उसका क्या नुकसान है, ये समझने की बात है। देखिए इसमें जो है माइक्रोग्राम वगैरह लिखा हो, हाँ देखिए इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है, खैर हाँ देखिए जो यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं सब यहाँ पे देखिए ना, 400 माइक्रोग्राम है ना एक कैप्सूल में, है ना, माइक्रोग्राम mcg, हाँ देखिए ना mcg लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ ठीक है। और जैसे कि तो नींद की गोली है, लेकिन ऐसे समझने के लिए देखिए क्या है, मिलीग्राम लिखा हुआ है, मिलीग्राम, हाँ, या फिर और भी जैसे कि डेरिफाइलिन डेक्सोना का तो 100 मिलीग्राम का होता है ना। डेक्सोना अगर जो है टैबलेट होता है तो 0.5 मिलीग्राम होता है, तो जो टैबलेट होता है ना वो मिलीग्राम में होता है, और जो इसमें जो है वो क्या है, माइक्रोग्राम है। 1 मिलीग्राम में कितना माइक्रोग्राम, 1000 माइक्रोग्राम, यानी कि इसमें जो दवाई दी जा रही है सांस के थ्रू, इन्हेलर के थ्रू, वो 1000 गुना उसका डोज कम है, ठीक है, 1000 गुना उसका डोज कम है। और वो जो हम इन्हेलर ले रहे हैं वो डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, हमारे फेफड़े में जा रहा है, ठीक है, हमारे पेट में भी नहीं जा रहा, या जा रहा एकदम बहुत हल्का, हमारे दिल ये लीवर में भी नहीं जा रहा, किडनी में भी नहीं जा रहा, ठीक है। लेकिन अगर हम टैबलेट लेंगे, मुंह से अगर जो टैबलेट लेंगे वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, पेट में जाएगा, ठीक है, वहाँ से फिर जो है कि वो एब्जॉर्ब होगा, फिर लीवर में या किडनी में और दूसरे जहाँ जहाँ सब जगह जाएगा, वो ब्रेन पर भी जहाँ जो पास कर जाएगा तो ब्रेन पे भी जाएगा, और फिर उसके बाद फेफड़े में भी जाएगा, है ना, जहाँ ज़रूरत है। तो क्या होगा कि उसको तो एक तो है कि काम करने में बहुत देर लगेगा, 4 से 6 घंटा लग जाएगा, है ना, जो टैबलेट लेंगे, है ना। और ये जो लेंगे ये डायरेक्ट जाएगा, तो एक तो है कि ये लेंगे तो डायरेक्ट जाएगा, कम वक्त में ही काम करेगा, इसका साइड इफेक्ट बहुत कम होगा, क्योंकि डायरेक्ट जा रहा है, उसका साइड इफेक्ट कुछ है ही नहीं, है ना। डायरेक्ट जितना ज़रूरत है उससे भी एकदम माइक्रोग्राम बहुत कम डोज जा रहा, और उसमें जो है कि मिलीग्राम में जा रहा,
तो उसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि हर जगह जा रहा है, किडनी लीवर जहाँ जहाँ जा रहा है उसका असर दिखाएगा। वहाँ पर ज़रूरत नहीं है दवा का, लेकिन वो चूंकि वहाँ पर जा रहा है तो उसका भी असर होगा, तो साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, उसका काम करने में लेट होगा। अच्छा, साइड इफेक्ट क्या क्या है? अगर स्टेरॉइड वाइसलोन अगर जो या बेटनीसोल लोग खाते हैं, हाँ, अस्थमा के पेशेंट खुद से दुकान से या फिर बाहर में, तो अगर किसी को बीपी नहीं है तो बीपी हो जाएगा, किसी को शुगर नहीं है तो शुगर हो जाएगा, है ना, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। अभी देखिए एक दो कुछ पेशेंट आए थे, वो पूरा पीठ इतना ज़्यादा वजन बढ़ गया था, मुंह पूरा जो है कि सूज जाएगा, ठीक है, और पूरा पीठ जो है कि लग रहा था कि जैसे बुफेलो हम्प उसको कहते हैं ना, जैसे बैल के ऊपर का ये कैसे होता है, ठीक, हाँ, हम्प वो ऊपर जैसा बन जाता है, उसी तरह का यहाँ बन जाता है, ऐसा मतलब कि वो ज़्यादा इस्तेमाल करने से होता है ना। तो जिसको गठिया है, जिसको कि दम्मा है, जिसको चमड़ा की बीमारी है, तो ये सब में जो है ये चलता है, कुछ दिनों के लिए चलता है। डॉक्टर लिखते हैं कि ठीक है अभी ज़्यादा दिक्कत है तो 5 दिन 7 दिन के लिए लिख देते हैं। मरीज को लगता है कि तो इसी से हमको फ़ायदा हो रहा, अब बिना डॉक्टर को दिखाए हुए फिर वो लेते रहते हैं, है ना। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है ना। हाँ, और इसका जो है कि साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है, बहुत जल्दी असर करता है ना। तो ये पहला जो है कि ट्रीटमेंट है, या आखिरी ट्रीटमेंट नहीं है ना। अच्छा, अगर हम बात करें कि इतना होने के बाद भी इतना फ़ायदा है इसका, ओरल जो मेडिसिन है ना, उसका इतना नुकसान है ना, तो ये सब फिर इतना क्या डेटा क्या है, मतलब अगर हम बात करें अगर सर्वे का, है ना, कि आखिर कितने लोग दमा के मरीज इसको ले रहे हैं और कितने दमा का मरीज जो है कि टैबलेट ले रहे हैं, तो डेटा है, सर्वे हुआ है, तो उसमें पाया गया कि जो है 36% सिर्फ इनहेलर ले रहे हैं इंडिया का। जो दमा मरीज हैं उसमें सिर्फ 36% दमा जो के मरीज जो है इनहेलर ले रहे हैं, इसको जो लेना चाहिए, है ना। और 64% कितना बच गया, 64% वो सब यही डेक्सडेरिफाइलिन और थियोफाइलिन और जो है डेक्सोना और वाइसलोन जो है, ठीक है, वो सब उसको ले रहे हैं, ठीक है। नुकसान क्या और है, अगर जो है कि दवा अगर लिया जाए, इनहेलर ना लिया जाए जैसे बताया गया है, तो ये देखा गया है कि वो ऐसे लोग जो हैं जो कि टैबलेट लेते हैं उनको ज़्यादा मरीज इमरजेंसी में आना पड़ता है, इमरजेंसी में भर्ती ज़्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी अटैक होगा उनको, क्योंकि जो कंट्रोल होना है वहाँ पे वो कंट्रोल नहीं हो रहा, सूजन होया हुआ है, तो सूजन उसका सही से उसका नहीं हो रहा, उसका सही से इलाज उसका, है ना, तो बीच बीच में अटैक होगा, इमरजेंसी आना पड़ेगा, ठीक है। और उसको जो है कि, है ना, कि दिक्कत जो है सांस का दिक्कत जितना कंट्रोल होना चाहिए वो भी कंट्रोल नहीं होगा, बार बार भर्ती होना पड़ेगा, ज़्यादा दिन तक भर्ती रहना पड़ेगा, है ना। तो ये सर्वे में ये सब पाया गया है, इसीलिए जो है कि ये जितने भी गाइडलाइंस है ना, ये जो देखिए जो है ना कि वर्ल्ड अस्थमा डे बनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और एक जीना एक बॉडी है, ये समझिए इंटरनेशनल, ये दुनिया का एक बहुत बड़ा एक समझिए कि संगठन है जो कि सिर्फ अस्थमा पे जो है कि रिसर्च करती है, और क्या सही इलाज होना चाहिए, क्या जो है कि मुफीद है, बच्चों के लिए क्या मुफीद है, बड़ों के लिए क्या मुफीद है ना। तो इस बार के देखिए जो इस बार का जो थीम है, इस बार का जो मेन बात है क्या है, मेक इनहेल ट्रीटमेंट एक्सेसिबल टू ऑल। जो इनहेलर थेरेपी पे जोर दिया गया है कि सारे जो दमा के मरीज हैं उनको कैसे जो है कि इनहेलर थेरेपी वो अवेलेबल हो सके। ये गवर्नमेंट का भी काम है, बहुत सारे ऐसे गरीब भी लोग हैं जो कि थोड़ी सी महंगी आती है ये, तो गरीब लोग हैं उसको नहीं परचेज कर पाते हैं, तो ये एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में है। तो गवर्नमेंट का भी काम है कि थोड़ा इसको जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, उसको वहाँ पर अवेलेबल करवाया जाए, ठीक है। और तो ये जो स्टिग्मा है, कुछ जैसे गलतफहमी है, जैसे पहले कुछ गलतफहमी है कि इसको लेंगे डॉक्टर साहब तो इसको आदत नहीं बन जाएगा, और इसको जो है कि, है ना, कहीं इसका जो है कि साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है ना। तो आदत बनाने की जो बात है, तो एक तो है कि ये डायरेक्ट इसका फेफड़े पर असर होता है, इसका ब्रेन पे असर, ब्रेन पे जा ही नहीं रहा, तो जो दवा का या जो चीज़ों का असर ब्रेन पे होता है उसका आदत बनता है। जैसे कोई आदमी नशा करता है तो उसका असर ब्रेन पे होता है, तो उसको फिर से नशा करने का ज़रूरत हो जाता है, तो वो आदत बन जाता है ना। लेकिन ये नशा का चीज़ नहीं है, ये दवा है, ये ज़रूरत है, और इसका असर सिर्फ जो है फेफड़े पे जा रहा है, तो इसमें कोई आदत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि शुगर है, शुगर भी कंट्रोल करने के लिए रोजाना दवा खाने की जरूरत पड़ता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है आदमी एक्सरसाइज करता है, परहेज करता है, तो दवा कम हो जाती है, या दवा कभी कभी हट भी जाती है, तो उसके इसी के साथ ऐसा इसमें भी है। अगर जैसा सीरियस रहता है मरीज, जितना कंडीशन उसका ये रहा, उस हिसाब से दवा दी जाती है। किसी को दिन में 3 से 4 बार इनहेलर लेने की जरूरत पड़ता है, किसी को दिन में 1 ही बार इनहेलर लेने का इस्तेमाल पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इनहेलर जो है
बोला जाता है कि आप इन्हेलर अब छोड़ दें, अब जब जो है कि दिक्कत हो तब लीजिएगा। तो जैसा मरीज रहता है उस हिसाब से उनको दिया जाता है। तो इसमें ना तो कोई आदत लगने की बात है, ना तो कोई साइड इफेक्ट की बात है ना। ये पूरा सेफ है और जितने सारे इंटरनेशनल बॉडी है सबका कहना यही है कि ये इसको जो है कि जो भी अस्थमा का पेशेंट है उसको शुरू से यही दिया जाए। अगर थोड़ा भी अस्थमा हो, हल्का भी अस्थमा हो, है ना, तो उसको जो है कि शुरू से यही दिया जाए, ना कि टैबलेट वगैरह दिया जाए, है ना। तो ये समझने की बात है। इसलिए अगर कोई फैमिली मेम्बर में अगर कोई है ना, किन्हीं को दमा है, तो उनको इस तरह से नहीं एहसास करवाएं कि भाई वो तो इन्हेलर ले रहे हैं, बहुत सीरियस है। उनको शर्मिंदगी एहसास नहीं करवाएं, ये शर्मिंदगी की बात नहीं है, ठीक है। ये पहला उनको सपोर्ट करें कि हाँ, उनको ये करें कि हाँ वैसा कोई बात नहीं है, तो नॉर्मल चीज़ है ना। हाँ, जिनको दमा है, दमा तो अब बीमारी है, अब बीमारी जब हुई है तो उसका इलाज है, तो जो सही इलाज है वही कराना चाहिए, है ना। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। किसी को शुगर वाले पेशेंट को इंसुलिन का जरूरत पड़ता है तो इंसुलिन भी लेना चाहिए। तो जिसको जो ज़रूरत है उसको वो लेना चाहिए, उसमें कोई ऐसा शर्मिंदगी की बात नहीं है ना। तो कंक्लूड करने लास्ट में एक यही बात है कि इन्हेलर को जो है कि पहला थेरेपी मानना है ना, ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन है कि आपको ओरल भी है, मतलब कि टैबलेट भी दिया जा रहा है और इन्हेलर भी दिया जा रहा है, आप इसमें क्या चुनिएगा। ये ऑप्शन नहीं देने का ये है, क्योंकि यही पहला यही है, हाँ, यही फर्स्ट चॉइस है। तो कोई भी यही चाहता है कि भाई हमको सबसे बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, तो बेस्ट ट्रीटमेंट अस्थमा के लिए इन्हेलर ही है ना। अच्छा, इन्हेलर में बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे कि एक है, मान लीजिए कोई बूढ़े आदमी है ना, तो उनको जो है कि टानने में दिक्कत हो रहा है, टिपने में भी दिक्कत हो रहा है, जैसे इसको जो है कि टिपा जाएगा तो उसके बाद फिर लिया जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये सीखने की भी जरूरत है, इसको लेने का टेक्निक होता है, ठीक है ना। तो आप तो इन्हेलर यूज कर रहे हैं, हाँ, कैसे इस्तेमाल करते हैं आप बताएंगे, हाँ बताएंगे आप। अब इसी तरह कैप्सूल वाला इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हाँ, तो इसको बताइए आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपको तो नेबुलाइजर दिया गया होगा ना, किस तरह का दिया गया है, हाँ, लीजिए बताइए कैसे कीजिएगा। देखिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये, हाँ, कितना दिन चल सकता है क्या नहीं, उसमें जैसे कि डोज रहता है, जैसे किसी में 60 टैबलेट रहता है, तोड़ देते हैं इसको। हाँ, देखिए पहले बता रहे हैं, उसके बाद फिर बताएंगे आपका, हाँ ठीक है, हाँ घुमाइए हाँ, कीजिए कुछ देंगे वो, हाँ प्लेसिबो, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, उसको बता दीजिए सिर्फ, हाँ कैसे फिर करना है, हाँ ठीक है। तो उसमें देखिए, हाँ ठीक, ये साफ है ना, हाँ चलिए तान सकते हैं, तानिए, वो दवाई नहीं है, दवाई नहीं है, वैसे ही है मतलब, हाँ ठीक है, हाँ, अब सांस छोड़ना है नाक से, है ना, चलिए ठीक, बहुत अच्छा। इसमें एक चीज खाली ये गलती कर दिए हैं कि पहले तो ये ठीक किए, नीचे ट्रांसपेरेंट था वो नीचे किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं, है ना, मतलब कि मिला जुला के इनको 10 में से अगर 9 नंबर इनको दिया जाएगा, ठीक है, हाँ बहुत अच्छा किए हैं ये। तो इसमें खाली ये है कि एक तो चीज छोड़ दिए कि पहले सांस छोड़ना है, उसके बाद लेना है, फिर उसके बाद लेना है, ठीक, बस ये एक चीज छूटा, ठीक है, बाकी सब चीज आपका ठीक रहा। अच्छे से उसको खींचे, है ना, फिर उसके बाद सांस को रोके और उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़े, है ना। तो हाँ, तो ये अच्छे से तरीके से कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, तो वो चीज समझने की जरूरत है, ठीक है। और ये करने के बाद फिर क्या करना है, थोड़ा 10 मिनट के बाद कुल्ला कर लेना है। तो एक तो ये हो गया कैप्सूल डालने वाला, ये हो गया, इसमें कैप्सूल डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये डायरेक्ट है, हाँ, ये इसमें डायरेक्ट पाउडर आएगा, ठीक है, हाँ, पार्टिकल स्मॉल छोटे छोटे ये रहेगा, डायरेक्ट जो है कि सांस छोड़ दिए, उसके बाद फिर इस पे रखेंगे, होठ के बीच में रखना है, ऐसे ऊपर, ये ऊपर रहेगा, और इसको टीपेंगे, उसी वक्त ये कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद फिर उसी तरह पे सांस रोकना है थोड़ा देर, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ना है, फिर कुल्ला कर लेना है, ठीक है। 2 बार लेना है, तो फिर से दोबारा इसी तरीके से करेंगे। अच्छा, कोई बूढ़े आदमी रहेंगे तो उनको दिक्कत होगा, है ना, उनको ये दबाने में और फिर उसी वक्त लेने में उनको उतना नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए ये स्पेसर है, ठीक है, हाँ हाँ, इसको, उसके लिए ये स्पेसर है, यहाँ पे लगा दिए, ठीक है, और उसके बाद 2 पफ लेना, 2 बार ऐसे, हाँ डिमोन्स्ट्रेशन के लिए ना, हाँ 2 बार पंप कर दिए, और उसके बाद फिर ये इसमें आ गया दवा। अभी धीरे धीरे जैसे कि बच्चा की तरह एकदम जो है
उसको खींच सकते हैं। अच्छा, इसमें सांस छोड़ेंगे ना तो सांस इसमें नहीं जाएगा, खाली एक तरफ भाल्व लगा हुआ है इसमें। ठीक है, हाँ, इसमें से मेडिसिन बाहर निकल, हाँ, मेडिसिन बाहर इसमें नहीं निकलेगा। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया। दूसरा ये है कि देखिए उससे भी एक नया डिवाइस ये किया आया है ना। सब धीरे धीरे जो रिसर्च हो रहा है तो लोगों को कैसे आसानी हो ये सब ये आ रहा है। तो ये क्या है, इसमें जो है कि टिपने की जरूरत नहीं, इसमें टिपने की जरूरत था, इसमें टिपने की जरूरत नहीं है, बस लगाएं, है ना। तो हाँ, इस किसी का जैसे कि दिमाग या फिर ओल्ड एज है या नहीं उतना कर पाते हैं, टिप रहे हैं, फिर दोनों मैच होना चाहिए, मैच नहीं कर पा रहे हैं दिक्कत हो जाएगा, दवा सही जाएगा नहीं, मुंह में रह जाएगा। तो इसको बस मुंह में लगाएंगे, ठीक है। अब बस सांस खींच लेना है, ना टिपना है ना कुछ करना है, सांस खींच लेना है और फिर ये एक आवाज़ करेगा, आवाज़ करेगा मतलब दवा अंदर चला गया। ठीक है, और फिर उसी तरह से सांस थोड़ा सा रोकना है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है और उसके बाद फिर कुल्ला कर लेना है। ठीक है, तो एक ये हो गया। और कुछ है, हाँ, एक सिप हेलर है, देखिए अब जस्ट रिसेंटली आया है ये, एक आध 2 महीना लगता हुआ है ना। तो इसमें ये इसी का फॉर्म है, ये जो कैप्सूल डालने वाला है ना, ठीक है, तो इसी का है। अच्छा, कौन कब दिया जाता है, ये थोड़ा सा कंडीशन देख करके होता है कि कैसा कंडीशन है सांस लेने का, उसको इस हिसाब से चूज करना पड़ता है, पेशेंट के हिसाब से भी चूज करना पड़ता है, क्या किस चीज़ को कोई सूट कर जाता है किसी को, है ना। तो ये कैप्सूल डालने का इसमें ये नहीं की ज़रूरत है। इसमें क्या करना है, जैसे कि ये हाँ, ये बंद हो गया, अब इसको खोले, ठीक है। तो ये इसमें ऐसे किए तो ये लोड हो गया, कैप्सूल ही के टाइप का है, कैप्सूल नहीं, उसको छोटा छोटा फॉर्म में पैक किया हुआ, ये लोड हो गया और इसको खींच लेना है। ठीक है, तो इसमें 60 डोज है। तो किसी को एक बार सुबह, एक बार रात में अगर लेना है, दिन में 2 बार, तो 1 महीना चलेगा। समझ गए? उसी तरह से कैप्सूल भी रहता है अंदर में इसका कितना रहता है, हाँ 30 कैप्सूल रहता है ना। तो दिन में अगर 2 बार ले रहे हैं तो 15 दिन चलेगा। तो सबका डोज लिखा रहता है, जैसे कि ये पफ है तो 120 रहता है इसमें। तो दिन में अगर 4 बार ले रहे हैं, 2 बार सुबह 2 बार शाम, तो 1 महीना चलेगा। तो डोज के हिसाब से भी दिया जाता है, जैसा कंट्रोल नहीं है तो डोज बढ़ाना पड़ता है फिर, है ना। उसके बाद देखिए इसमें जो एक ये ब्रीदोमीटर नहीं है इसमें, अच्छा, तो उसमें एक ब्रीदोमीटर भी आता है ना, उसके हिसाब से भी देख सकते हैं कि हमारा अस्थमा कितना कंट्रोल है। ये भी जानना जरूरी है, सिर्फ इलाज जरूरी नहीं, ये कंट्रोल कितना हो रहा है। जैसे कि हम शुगर के लिए शुगर नापते हैं ना, भाई शुगर कितना शुगर कंट्रोल है, तो अस्थमा के लिए कैसे नापेंगे कि मेरा अस्थमा कंट्रोल है कि नहीं है। तो उसके लिए तो एक स्पायरोमेट्री है ना, और एक ब्रीदोमीटर है। ठीक है, हाँ, तो निकालो तो ब्रीदोमीटर, हाँ, एक जस्ट उसको, हाँ, ब्रीदोमीटर निकालो। तो ब्रीदोमीटर से जो है उसमें एक सांस लेने का एक ये है, उसको घर में जैसे कि बहुत मतलब सस्ता डिवाइस है, सब लोग रख सकते हैं, जिसको भी अस्थमा है वो उसको रखना चाहिए। एक तरह से वो जैसे कि थर्मोमीटर कैसे बुखार नापने के लिए और ग्लूकोमीटर कैसे शुगर नापने के लिए है, उसी तरह अस्थमा का कितना मेरा ये कंट्रोल है उसको नापने के लिए ये ब्रीदोमीटर है। उसमें जो है कि अपना बीच बीच में 1 हफ्ते पे, 2 हफ्ते पे, 1 महीने पे कैसा मेरा रह रहा है, उसको लेके जाएंगे डॉक्टर साहब के पास, तो डायरी में लिख करके, तो डॉक्टर साहब जो है कि उस हिसाब से डोज को कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, है ना। तो ये देखिए ये ब्रीदोमीटर है ना, हाँ, इसमें एक ये लगेगा, ठीक है। ये इसको निकाल दो, हाँ, लीजिए, कीजिए तो इसको टीनिए, सांस छोड़ के फिर टीनिए, बताइए, खड़े हो जाइए, खड़े होकर करना है ना। यहाँ पे देखिए इसका जैसा कि सर ने बताया, तो हर आदमी का एक क्षमता होता है कि कितना फूकते हैं सांस को, ठीक है। तो ये एक मीटर है जो नंबरिंग बताता है। जैसे कि ये करेंगे, इसको ऐसे पकड़ लेना है और जितना आपको हो सके इतना मुंह में लेकर के जोर से एक बार फूकिए। वो फुकाया तो नहीं हो रहा था। अच्छा कीजिए ना, अभी कीजिए ना, कीजिए, लीजिए मुँह में, अब फूकिए, नहीं फूकना, खींचना नहीं है, खींचना, बाहर फूकिए, हाँ, जितना फूकना सांस लीजिए ना, हाँ, हाँ, देखिए कितना आया, ये आया सर 260। 260, हाँ, फिर से फूकिए, इसको एक बार फिर से फूकिए, आराम से आना, देखिए देखिए करीब 450 आया, 450 आ गया, फिर से फूकिए, फिर से फूकिए। नाक से सांस ले जाए, बंदा बंद
450। पहले से ठीक हो गया मतलब आपका। यानी कि सर ये 450 तो जो मैक्सिमम रीडिंग होगा वही लेना है, ठीक है। इसको एक हफ्ता में करेंगे, फिर उसको रिकॉर्ड कर लिए, है ना। तो ये रखना चाहिए सब पेशेंट को, जो है इसको रखना चाहिए, है ना। तो आज हाँ, आप किसी को क्वेश्चन अगर है तो पूछ सकते हैं, कुछ और इससे रिलेटेड, अस्थमा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो किसी को कुछ गलतफहमी है। सारी बातें बताइए। हाँ, सारी बातें तो आ ही गई हैं, है ना। क्या ये जेनेटिक? हाँ, जेनेटिक होता है, जेनेटिक भी होता है। किसी फैमिली मेंबर को अगर है तो दूसरे फैमिली मेंबर को, जैसे किसी को अगर फादर को, मदर को अगर है तो उनके बच्चों को हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो ये हो सकता, जेनेटिक हो सकता है। और कोई सवाल? ठीक है, तो कंक्लूड करते हैं, ठीक। हाँ, उसका क्या कॉस्ट होता होगा? ये कितना, 350 400 कितना? 480 रुपया। तो ये वन टाइम हाँ, परचेजिंग है। ये वन टाइम परचेज है। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ठीक है, थैंक यू।